यहां तक कि जो मजदूर सड़क पे चल रहे थे, उससे ज्यादा अर्जेंट बात क्या हो सकती थी। उसमें भी स्वो मोटो संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 62 दिन। ये उस वक्त हो रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट अभी भी लॉकडाउन में चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केवल वर्चुअल हियरिंग हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम सामान्य किसी मामले को नहीं देखेंगे, महत्वपूर्ण मामलों को भी नहीं देखेंगे, केवल और केवल अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मामलों को हम देखेंगे। जिस बेशर्मी से संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है इस वक्त, उसके बारे में अगर हम चिंता नहीं करेंगे, इस लोकतंत्र को बचाने का काम तंत्र नहीं, लोग एक एक करके हमारी संस्थाएं टूट रही हैं। पहली बार नहीं है, ये सारे अधिकांश कुकर्म जो हैं ये कांग्रेस के जमाने में हुए। नमस्ते, गुड आफ्टरनून। आज एक बहुत ही विशेष खबर, दस्तावेज, सूचना और तर्क लेके आपके सामने हाजिर हूं। 2 दिन पहले जब प्रशांत भूषण जी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट का केस शुरू हुआ था, तो तब पहला जो मामला आया था, जैसा आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अचानक फैसला किया है 2 कंटेम्प्ट पिटीशन शुरू करने का। दस्तावेज मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, वो अपने आप में सेंसेशनल है। ये कोई खुफिया इंक्वायरी नहीं है, ये बाकायदा पब्लिक डॉक्यूमेंट हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक एफिडेविट की शक्ल में पेश किए गए हैं, मगर जिन पे चर्चा नहीं हुई। तो वो मैं आज आपके सामने रखूंगा। एक बड़ा सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना प्रशांत भूषण कर रहे हैं? इस पे देश को जानने का अधिकार है, इसके तथ्य जनता के सामने रखने चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक पवित्र संस्था है। चूंकि इस देश का संविधान, जो कि सबसे पवित्र डॉक्यूमेंट है, उसको बचाने की अंतिम जिम्मेवारी यदि किसी पे है तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय पे है, सुप्रीम कोर्ट पे। इसलिए उस सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, उस सुप्रीम कोर्ट का इस्तेमाल करके क्या होता है, उस सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या कहा जाता है, ये सब ऐसे विषय हैं जिस पे देश के हर नागरिक को ध्यान से सोचना चाहिए, अपनी निगाह बना के रखनी चाहिए। आज इस कंटेम्प्ट पिटीशन, कंटेम्प्ट मतलब अवमानना, तो प्रश्न मैं आपके सामने जो आज रखने वाला हूं वो ये है कि क्या प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है? हम देखेंगे क्या एविडेंस है, वो एविडेंस मैं आपके सामने रखूंगा। फैसला आप लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट भी इसके बारे में फैसला देगा और हम सब उसको देखेंगे, उसको सुनेंगे, उसका मूल्यांकन भी होगा, उसके बारे में चर्चा भी होगी। क्या प्रशांत भूषण ने अवमानना की है, या कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कुछ ऐसी चीजों से हो रही है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो रही है? आखिर ऐसी क्या बात थी इन डॉक्यूमेंट्स में जो मैं आपके सामने रखने वाला हूं, जिसकी वजह से 8 साल तक सुप्रीम कोर्ट में कोई चर्चा नहीं? ये केस बिल्कुल रोक के, जिस कहते हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया गया केस। कुछ तो रहा होगा इन दस्तावेजों में जिसकी वजह से कोल्ड स्टोरेज में था। वो क्या थी बातें, ये सब मैं आपके सामने रखूंगा। राजस्थान में सत्ता का खेल चलता जा रहा है। मैंने बहुत टिप्पणी उसके बारे में की नहीं, 2-3 बार हल्की हल्की टिप्पणी की है। सबसे बुरी बात तो यह है कि इस सब के बीच ये सत्ता का कुर्सी का नंगा खेल चल रहा है, और इसके बीच में अनेक विचित्र बातें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन प्रशांत भूषण को कहा कि तुम बोलते क्यों हो सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ऐसी बातें क्यों बोलते हो? दूसरे दिन वही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि असहमति व्यक्त करना तो लोकतंत्र की बुनियादी बात है। वही सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, वही बेंच कहती है कि असहमति व्यक्त करना तो लोकतंत्र का बुनियादी अधिकार है, आप किसी को रोक कैसे सकते हो? सुन के आपको अजीब लगा, मुझे भी लगा, जरूर कुछ तर्क रहा होगा इसके पीछे। राजस्थान हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बिल्कुल स्पष्ट निर्देशों को, जो पुराने समय से बने हुए हैं, जो पूरा चलता है ना डिफेक्शन वाला मामला, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश है। निर्देश सिर्फ ये कहता है कि कोर्ट कचहरी सिर्फ तभी इस मामले का संज्ञान लेंगे जबकि स्पीकर कोई इसके बारे में आदेश जारी कर दे। जब तक स्पीकर आदेश जारी नहीं करेगा, स्पीकर आदेश करने वाला है,
स्पीकर हमें डिस्क्वालीफाई करने वाला है, इस आधार पे आप कोर्ट कचहरी में नहीं जा सकते। एक बार हो जाए, उसका काम पूरा हो जाए, उसके बाद कोर्ट उस पर अपना काम शुरू करेगा। बिल्कुल स्पष्ट था। राजस्थान हाई कोर्ट कह रहा है नहीं, हम तो अभी इसी स्टेज पे आएंगे। आमतौर पे तो सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद ये संभव नहीं होना चाहिए ना। जरूर कुछ बात रही होगी, आप देखिएगा। गवर्नर की भूमिका आप देख लीजिए। पहले क्या हो रहा था, मध्य प्रदेश में कमलनाथ कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, नहीं हमें असेंबली का सेशन नहीं करना है, और गवर्नर कह रहे थे करवाना पड़ेगा। अब राजस्थान में क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं सेशन करवाना चाहता हूं, गवर्नर कह रहे हैं नहीं कैसे करवाओगे, मुझे कारण बताओ, मुझे आप फला रेजोल्यूशन दो, करोगे क्या, डिस्कशन क्या करोगे, कोरोना है दिखता नहीं है। मध्य प्रदेश में भी कोरोना था। कहीं लगता है कि अगर कांग्रेस की सरकार है और उसके पास मेजॉरिटी है तो असेंबली सेशन होना नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो कल होना चाहिए। तो तुक बनती है इस चीजों की। एक एक करके हमारी संस्थाएं टूट रही हैं। पहली बार नहीं है। ये सारे अधिकांश कुकर्म जो हैं ये कांग्रेस के जमाने में हो चुके हैं। कांग्रेस के जमाने में, खासतौर पे जब इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उस वक्त विपक्ष की सरकारों को बार बार डिसमिस करने का काम न जाने कितनी बार हुआ। हर तरह के बहाने, गवर्नर को बिल्कुल एजेंट की तरह इस्तेमाल करने का। उसके बाद सरकारिया कमीशन आया, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया बोम्बई केस में, फिर जाके थोड़ा सा रोक लगी, ढक्कन अब फिर खुल गया है, फिर वही सब मामले। और अब जब बीजेपी कांग्रेस की नकल करती है तो कांग्रेस से भी 2 कदम आगे निकल जाती है। गुरु गुड़ रह गया, चेला चीनी हो गया, वो स्थिति है। तो वो 1 कदम आगे निकल गई है। जिस बेशर्मी से संस्थाओं को तोड़ा जा रहा है इस वक्त, उसके बारे में अगर हम चिंता नहीं करेंगे, इस लोकतंत्र को बचाने का काम तंत्र नहीं लोग करेंगे। आप जानते हैं, अखबारों में खबर आई, सुप्रीम कोर्ट में प्रशांत भूषण के विरुद्ध 2 कंटेम्प्ट पिटीशन शुरू हुए हैं अचानक। पिछली बार मैंने कुछ बातें कही थी, वो दोहरा देता हूं, बहुत समय नहीं लगाऊंगा क्योंकि फोकस मैं नई चीजों पे करना चाहता हूं। वो नए डिस्क्लोजर्स जो आज मेरे सामने हैं, वो दस्तावेज जिनमें काफी सनसनीखेज बातें कही गई हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ये सब प्रशांत भूषण ने 8 साल पहले फाइल करके रखे हुए। चर्चा नहीं हुई है इसके बारे में, इसीलिए शायद केस रुका होगा, ऐसा कई लोग सोचते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण के विरुद्ध अचानक 2 कंटेम्प्ट पिटीशन शुरू किए। पहली बात नोटिस कीजिए, कब हुआ ये? उस वक्त हो रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट अभी भी लॉकडाउन में चल रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में केवल वर्चुअल हियरिंग हो रही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है हम सामान्य किसी मामले को नहीं देखेंगे, महत्वपूर्ण मामलों को भी नहीं देखेंगे, केवल और केवल अर्जेंट और इंपॉर्टेंट मामलों को हम देखेंगे। जबकि सुप्रीम कोर्ट के पास इतने बड़े संवैधानिक सवालों पे चर्चा करने का समय नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड वाला केस है जिसमें हजारों हजार करोड़ रुपया पार्टियों ने इकट्ठे किए हैं। तमाम देश की एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से लेके सब संस्थाएं कह रही हैं ये तो बिल्कुल लोकतंत्र को तोड़ देगा, इसकी आप लीगैलिटी को एग्जामिन कीजिए, कैसे लीगल है। सुप्रीम कोर्ट उसकी लिस्टिंग नहीं कर रहा है। कश्मीर को यूटी बना दिया गया, आप इसके पक्ष में हो विपक्ष में हो, पर केस तो है ना, इसका एक लीगल केस है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी चाहिए, इसकी सुनवाई नहीं हो रही। हेबियस कॉर्पस के पिटीशंस आए, उनकी सुनवाई नहीं हुई थी। यहां तक कि जो मजदूर सड़क पे चल रहे थे, उससे ज्यादा अर्जेंट बात क्या हो सकती थी, उसमें भी स्वो मोटो संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट को 62 दिन लगे, 62 डेज स्वो मोटो लेने। इससे पहले पिटीशंस आई, डिसमिस होती रही, डिले होती रही, कुछ खास एक्शन लेने की अर्जेंसी नहीं थी। कंटेम्प्ट की बात करते हैं, कंटेम्प्ट बहुत अर्जेंट होना चाहिए। तो साहब मार्च के महीने में 29 मार्च को इस देश के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, महोदय मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक भी माइग्रेंट वर्कर आज इस देश की किसी सड़क पे नहीं। सरासर झूठ था, उन्हें पता था कि झूठ बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट तो जानता है ना आज की वो झूठ था। उसके बाद क्योंकि कोर्ट ने खुद ही ऑर्डर्स पास किए हैं,
इस कंटेम्प्ट पे विचार नहीं है, ये कंटेम्प्ट है ही नहीं, इसके ऊपर कोई विचार ही नहीं है। विचार किस पे हो रहा है? प्रशांत भूषण ने 2 काम करके सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की है। क्या? पहला कि पिछले महीने जून के महीने में प्रशांत भूषण ने 2 ट्वीट किए। वो दोनों ट्वीट मैंने पिछली बार आपको दिखाए थे। एक ट्वीट है जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बोबड़े जी जो मोटरसाइकिल पे बैठे हैं उसके बारे में है, और दूसरा ट्वीट है जहां प्रशांत जी कहते हैं कि जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो पिछले 6 साल में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसको बहुत दुर्भाग्य से नोट किया जाएगा, और खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के पिछले 4 जो चीफ जस्टिस हैं उनकी भूमिका पर विशेष मार्क किया जाएगा। When historians in future look back at the last 6 years to see how democracy has been destroyed in India, even without a formal emergency, they will particularly mark the role of the Supreme Court in this destruction, and more particularly the role of the last 4 CJI. ये प्रशांत जी ने कहा। तो पहला मामला सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किया है उनके खिलाफ इस 2 ट्वीट के बारे में। दूसरा मामला है एक 11 साल पुराना केस है। 11 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की गई थी प्रशांत जी के इंटरव्यू के बारे में, जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था उस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे जस्टिस कपाड़िया, जो कि बाद में कुछ महीने बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी बन गए थे, उनके एक जजमेंट पर प्रशांत जी ने टिप्पणी की थी और कहा था कि उन्होंने जो किया बहुत गलत किया। और उसी इंटरव्यू में प्रशांत जी ने कहा था कि पिछले 16-17 जो चीफ जस्टिस हुए हैं तब से, यानी कि 2009 से पहले जो 16-17 चीफ जस्टिस हुए हैं उनमें से कम आधे करप्ट थे। इसके बारे में 2009 में पिटीशन, एक कंटेम्प्ट पिटीशन आई। स्वाभाविक है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि आधे चीफ जस्टिस करप्ट हैं, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेता है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, कोई अनुचित बात भी नहीं, इसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। केस शुरू हुआ और 2012 में अचानक रुक गया। प्रशांत जी ने अपने जवाब फाइल कर दिए, उसके बाद केस रुक गया, कुछ नहीं हुआ। अब अचानक 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको दोबारा शुरू कर दिया है। वो जबकि देश भर में कोविड चल रहा है, कोर्ट लगभग लॉकडाउन है, कोई और काम नहीं हो रहा है, उस बीच में इतना इंपॉर्टेंट और अर्जेंट केस लगे कि ये दोनों केस शुरू किए गए। पहली बार, पिछली बार मैंने आपको ये भी बताया था कि किस पिटीशन के ऊपर ये शुरू हुआ। मैंने पिटीशन आपको दिखाई थी, इस पिटीशन के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाए थे और आपको कहा था कि अगर ऐसी पिटीशन देश के किसी भी कोर्ट में आए, मैं तो कहता हूं सेशन कोर्ट के अंदर भी कोई अगर ये ले आता ना, हमारे रेवाड़ी के सेशन कोर्ट में कहीं नजदीक में, तो जज साहब पढ़ के कहते भैया फिर आप लिखना तो सीख लो, क्या लिख रहे हो, क्या बोल रहे हो। ऐसी वाहियात बातें इसमें लिखी हुई हैं, इतनी हास्यास्पद, पढ़ के आप हंस सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर समय दे रहा है, ये तो बड़ी चिंता की बात है। तीसरी बात मैंने पिछली बार कही थी कि ये दोनों केस एक ही बेंच के सामने लाए गए, और वो बेंच कौन सी है? आदरणीय जस्टिस अरुण मिश्रा जी की बेंच, जिसमें साथ में 2 और जज भी उनके साथ हैं। ये 3 जज की बेंच है, जिसके सीनियर जज अरुण मिश्रा जी हैं, जो कि 2 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। अब कोई कोर्ट में कोई केस कहीं पे भी लग सकता है, चीफ जस्टिस का अधिकार है, विशेषाधिकार है कि वो कहीं पे भी लगा सकते हैं। लेकिन एक चीज है जो इसे बड़ा विचित्र बनाती है, सुप्रीम कोर्ट के 32 जज हैं, उनमें से इन्हीं 3 के सामने क्यों, और विशेष तौर पे जस्टिस अरुण मिश्रा के सामने क्यों? जस्टिस अरुण मिश्रा के विरुद्ध प्रशांत जी 1-2 बार सार्वजनिक रूप से बोल चुके हैं। जब सुप्रीम कोर्ट में बिरला सहारा वाला केस चल रहा था, उस वक्त जस्टिस मिश्रा के एक रिश्तेदार की शादी में वो ग्वालियर में गए, जहां उस समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित किया गया, वहां वो थे। याद रखिए, बिरला सहारा केस में जो लोग एक्यूज्ड थे उनमें से शिवराज सिंह चौहान भी शामिल थे। तो मैं एक केस का तो सुनवाई कर रहा हूं, देश का सबसे वेल नोन केस है, उसी केस का एक एक्यूज्ड है
और मैं उसे एक शादी में बुलाता हूं, प्रोमिनेंटली उसके साथ खड़ा होता हूं, ये बातें अखबार में रिपोर्ट की जाती हैं। प्रशांत जी ने कहा कि ये उचित नहीं है। दूसरा, जस्टिस मिश्रा के धेवती का कोई मुंडन था जिसमें बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता आए थे। प्रशांत जी ने उसके बारे में एक ट्वीट करते हुए कहा था कि क्योंकि उनके बेटी का पिता यानी कि उनका जो जवाई होगा वो एक जॉइंट सेक्रेटरी थे उस वक्त, तो प्रशांत जी ने कहा, अखबारों में भी इस पर कुछ टिप्पणी आई थी, कुछ जगह पे टिप्पणी आई थी, अखबार में शायद नहीं थी, कि ऐसा क्या होता है कि एक जॉइंट सेक्रेटरी की बिटिया के मुंडन में बड़े बड़े देश के नेता पहुंचते हैं, और जिससे एक इम्प्लीकेशन ये था कि ये जो है ये एक ऐसा बिहेवियर नहीं है जो कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए शोभा हो। जस्टिस अरुण मिश्रा एक नहीं एक से ज्यादा बार प्रशांत जी के बारे में कोर्ट में टिप्पणी कर चुके हैं। एक से ज्यादा बार ये उन्हें कह चुके हैं, तुम जो कर रहे हो कंटेम्प्ट है, मैं तुम्हारे पे कंटेम्प्ट चलाऊंगा। जस्टिस अरुण मिश्रा 2 बार कह चुके हैं ये बात। 2019 में जब एजी वेणुगोपाल जी ने एक तीसरे मामले में प्रशांत भूषण जी के खिलाफ कंटेम्प्ट करने का प्रक्रिया शुरू की, जो उन्होंने स्वयं वापस ले ली बाद में, तो उस वक्त प्रशांत जी ने वहां कोर्ट में कहा था, 2019 में प्रशांत भूषण ने कोर्ट के सामने कहा था और एक पिटीशन हाथ में दी थी उनके, कहते हुए कि जस्टिस अरुण मिश्रा प्लीज आप अपने आप को इस बेंच से हटा दीजिए, क्योंकि मेरे मन में आशंका है कि आपके रहते हुए मुझे न्याय न मिल पाए। ऐसी आशंका, हो सकता है आशंका सच हो सकता है आशंका गलत हो, हम नहीं जानते कि कोई व्यक्तिगत खुंदक है कि नहीं। इसका फैसला तो न्याय व्यवस्था को करना है, एक वादी कैसे इसका फैसला कर सकता है? प्रशांत भूषण तो फैसला नहीं कर सकता ना कौन जज अच्छा है कौन बुरा है। लेकिन बार बार कोर्ट ने कहा है, बार बार दुनिया भर में कहा है कि अगर कोई ऐसा आधार है जिसके आधार पे पेटिशनर को लगता है कि फला जज से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तो ऐसे में उचित है कि वो जज स्वयं कह दें कि ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है छोड़िए, मैं इसमें शामिल नहीं होता। अब आप बताइए, इस परिस्थिति में जब ये सब घटनाक्रम हो चुका है, और माइंड यू जब 2019 के अंदर प्रशांत जी ने कहा जस्टिस मिश्रा के सामने कि आपको यहां से रिक्यूज कर लेना चाहिए, उस वक्त जस्टिस मिश्रा ने कहा कि मैं इस मामले का संज्ञान लूंगा, तुम्हारी ये जरूरत कि तुमने मुझे रिक्यूज करने को कहा, इस पे तुम्हारे खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा। नाराज हुए बहुत ज्यादा। सामान्यतः अगर आपको किसी व्यक्ति के ऊपर एक फेयर मुकदमा चलवाना है और अगर आपके पास 32 लोग हैं जिनमें से कोई 3 लोग कर सकते हैं, आप केवल चुनकर केवल उस एक जज को उसका सीनियर मोस्ट जज क्यों बनाएंगे जिसके बारे में ये सब इतिहास हो चुका है? ये सवाल है जो जस्टिस बोबडे को उत्तर देना है। इसका उत्तर जस्टिस मिश्रा नहीं दे सकते क्योंकि उन्होंने तो बेंच बनाई नहीं, बेंच तो जस्टिस बोबडे ने बनाई है। अब आप सोचिए, क्या ये न्यायस्पद है, न्यायप्रद है, ऐसा होना चाहिए? ये सवाल है जिसपे आप हमें सोचना है। ये तमाम बातें मैंने पिछली बार कही थी। पिछली बार मैंने ये भी बताया था कि ये 2 ट्वीट में ऐसा क्या है जो कि ऐतराज की बात है। इन दोनों ट्वीट की एक एक बात वो है जो देश में न जाने कितने लोग कह चुके हैं, जो सच है। मैंने बस एक ही कहा था, प्रशांत जी ने एक भूल की है इस ट्वीट के अंदर, और वो भूल ये है कि उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस ने हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ। मैंने ध्यान से देखा, मोटरसाइकिल तो उस पे स्टैंड पे लगा हुआ है, स्टैंड पे लगे हुए मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। हाँ, हेलमेट वाली बात गलत थी, बाकी जो कुछ प्रशांत जी ने कहा सही था। वो कहते हैं कि ये 50 लाख का मोटरसाइकिल है जो कि एक बीजेपी लीडर का है, जो कि राजभवन में चलाया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने मास्क नहीं पहना, बाकी सब लोग इर्द गिर्द मास्क पहन के खड़े हुए हैं, और ये तब हो रहा है जबकि सुप्रीम कोर्ट लॉकडाउन मोड में चल रहा है, जबकि ज्यादातर नागरिकों को अपने जस्टिस एक्सेस करने का जो फंडामेंटल राइट है वो डिनाई किया जा रहा है। बताइए इसमें क्या गलत बात है? न्यायमूर्ति को बुरा लगे और देश की न्याय व्यवस्था के लिए गलत हो, 2 अलग अलग चीजें हैं। जज, जब आप पंच परमेश्वर की जगह पे जज बैठते हैं, पंच परमेश्वर खुंदक नहीं ले सकता। व्यक्तिगत खुंदक को मैं सड़क पे सॉर्ट आउट कर सकता हूं,
मैं मिल सकता हूं, बात कर सकता हूं, चार बात सुना सकता हूं, लेकिन व्यक्तिगत खुंदक को मैं कोर्ट कचहरी और पंच परमेश्वर की कुर्सी पे बैठ के सुलझाऊं, ये तो न्याय की व्यवस्था नहीं। खैर, ये पिछली बातें थी जो मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी। आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो 2009 वाला केस, क्योंकि पहली बार सुन के आपको भी लगा होगा, सबको लगा होगा कि अरे भाई ऐसे कैसे कह दिया। पिछले 16-17 जज में से आधे कम से कम बेईमान थे, करप्ट थे। प्रशांत भूषण कैसे कह सकते हैं? मेरे को कई दोस्त भी कहते हैं यार ये तो जाति कर दी, बताइए ऐसे थोड़ी बोल, इतना लूज बात थोड़ी करनी चाहिए। मैंने प्रशांत भूषण के एफिडेविट पढ़े। जब कोर्ट के अंदर ये मामला दाखिल हुआ तो प्रशांत भूषण ने उसके जवाब में सन 2009 में ही एक पहला एफिडेविट दायर किया। ये एफिडेविट इन रिप्लाई, ये प्रशांत भूषण जी के द्वारा दायर किया गया पहला एफिडेविट है, 2009 में दायर किया गया। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में कुछ बहस हुई। बहस के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने पहला एफिडेविट जो है मुख्यतः जस्टिस कपाड़िया वाला जो मामला था जिससे वो सारी बहस शुरू हुई थी, उसके बारे में प्रशांत जी की पोजीशन बताता है मुख्यतः। फिर दूसरा एफिडेविट प्रशांत जी ने तब दाखिल किया 2010 में, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं हम इसके ऊपर सुनवाई करेंगे। तो प्रशांत जी ने कहा कि ठीक है आप सुनवाई करेंगे तो ये लीजिए मैं आपको बताता हूं 16-17 जजों की कहानी, नाम लिखी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तीसरा सप्लीमेंट्री एफिडेविट, जी एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट उन्होंने दूसरा ये था सप्लीमेंट्री एफिडेविट, और तीसरा उन्होंने 2012 में फाइल किया जो कि जस्टिस के जी बालाकृष्णन के बारे में था, एक और सप्लीमेंट्री एफिडेविट है। ये तीन प्रशांत जी के एफिडेविट, ये कोई खुफिया चीज नहीं है, मैं आपके सामने कोई नई बात नहीं ला रहा हूं, कोई ऐसी बात नहीं जो मैंने अपनी रिसर्च की हो या मेरे अपने विचार हो। मैं आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के सामने लिखे गए एफिडेविट में क्या कहा गया है वो बात सिर्फ रख रहा हूं। प्रशांत भूषण ने कहा है, हलफनामा है, अपने सिग्नेचर लिख के कहा है, और हलफनामे लेके अगर आप झूठ बोलते हैं तो आप पे कार्रवाई हो सकती है। उससे पहले आपको एक मजेदार बात बता दूं। जब प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया और ये कहा कि हाँ मैं आज भी इस बात पे कायम हूं, मैंने झूठ नहीं बोला था, ये बात 20 साल से हम लोग एक कमेटी बना के काम कर रहे हैं कि न्यायपालिका के अंदर ट्रांसपेरेंसी आए, न्यायपालिका में पारदर्शिता आए, और पिछले 20 साल से जो कुछ मैंने देखा है उसके आधार पे मैं ये बातें कह रहा हूं। तो फिर देश के गणमान्य कितने 20 लोगों ने नहीं, देश के गणमान्य 25 लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक एडिशनल एफिडेविट दिया। उन्होंने क्या कहा, यह है वो एफिडेविट। उन लोगों ने कहा कि अगर प्रशांत भूषण अपराधी हैं तो हमें भी अपराधी बनाइए। 25 लोगों ने कहा कि प्रशांत भूषण ने अपने एफिडेविट में जो कुछ कहा है, प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के विरुद्ध जो बात कही है वो बात सच है, हम भी इसके अपराधी हैं, कृपया हमें भी शामिल कीजिए, कृपया हमें भी सजा दीजिए। ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल हुआ है 2010, 28 अक्टूबर 2010 को ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ है। और पता है किन किन लोगों ने फाइल किया था? मैंने कहा मजेदार बात है, ज्यादा टाइम इस पे नहीं लगाऊंगा, लिस्ट पढ़ के सुना देता हूं। अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल पहले व्यक्ति हैं जो कि एफिडेविट फाइल करके कह रहे हैं, ये उनका एफिडेविट है व्यक्तिगत रूप से साइन किया हुआ, जो कह रहे हैं कि अगर प्रशांत भूषण अपराधी हैं तो मैं भी अपराधी हूं, और सुप्रीम कोर्ट से कह रहे हैं कृपया मुझे भी सजा दीजिए। इसमें अरुणा रॉय हैं, निखिल डे, शेखर सिंह, हर्ष मंदर, मुझे विश्वास है सब लोग, जगदीप छोकर साहब जो कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से हैं, मधु बादरी जी फॉर्मर IFS ऑफिसर रही हैं, राजेंद्र सिंह जो कि जल पे आंदोलन चलाते रहे हैं, शंकर सिंह भाई मजदूर किसान शक्ति संगठन के, प्रोफेसर अमित भादुड़ी, कल्याण चौधरी और मधु पूर्णिमा केशवर जी भी उसकी एक सिग्नेटरी है, वो भी इस बयान में शामिल है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, अभिनंदन शेखरी, दीवान सिंह, स्वाति मालीवाल, सुनीत मधुर, वेंकटेश नायक, नीरज कुमार पांडे, कमलकांत जायसवाल, सर्वेश शर्मा, मेजर जनरल गुप्ता, डॉक्टर अशोक खोसला, अमित कुमार मिश्रा और राम कुमार झा, ये 25 लोग हैं। शायद रुचिकर होगा ये जानना कि इनमें से कुछ लोग, कईयों के बारे में तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आज भी कहेंगे, धड़ल्ले से कहेंगे, क्योंकि उन्होंने इस संघर्ष को जारी रखा है। रुचिकर होगा जानना कि इन 25 में से कितने लोग आज आके कहेंगे कि नहीं, ये जरा गलती से हो गया था, एफिडेविट में विड्रॉ कर रहा हूं। खैर, ये साइड लाइन है, असली मामले पे आते हैं। प्रशांत भूषण ने एफिडेविट फाइल करके सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 16-17 जज में से आधे जज करप्ट हैं। और एफिडेविट बिल्कुल शुरुआत में ही कहता है कि करप्शन का मतलब क्या है। वो कोर्ट की भाषा पुराने जजेस को कोट करते हुए कहता है कि करप्शन का मतलब सिर्फ रिश्वत नहीं होता, करप्शन के कई तरीके होते हैं, कई तरह के फेवर लेना, कई तरह के करना, गलत काम करना, सही पोजीशन में रहते हुए गलत कारणों से गलत काम करना, करप्ट बिहेवियर की श्रेणी में आता है। तो वो कहते हैं कि मैं हर एक जज को पैसे के मामले में बेईमान नहीं बता रहा, लेकिन जो उन्होंने किया है वो करप्शन की श्रेणी में आता है। प्रशांत भूषण दावा करते हैं। सो मैंने प्रशांत भूषण का एफिडेविट पढ़ के 3 तरह की पर्चियां बनाई। ये 18 जज हैं जिनके बारे में 18 पर्चियां हैं। यानी कि जब प्रशांत भूषण जी ने जो एफिडेविट जो सारे दायर किए, ये सारे एफिडेविट को मिला दिया जाए तो कुल 18 जजों के बारे में, 16-17 तब तक थे, लेकिन उसके बाद में जस्टिस बालाकृष्णन आए, उनके बारे में भी टिप्पणी है, तो हो गए 18। इन 18 के बारे में मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। एक वो जो कि लाल पर्ची है, रेड फ्लैग, जिनके बारे में प्रशांत भूषण ने कहा है कि उन्होंने जो किया वो करप्शन की श्रेणी में आता है। दूसरा ये ऑरेंज, ना इधर ना उधर, जिनके बारे में कोई खास टिप्पणी नहीं है या कोई टिप्पणी ही बिल्कुल नहीं। तीसरा हरे रंग वाला, जिनके बारे में कहा गया कि नहीं, ये बहुत शानदार जज थे, ईमानदारी की मिसाल थे, इनके विरुद्ध कुछ भी नहीं। तो 3 पर्चियों के आधार पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या स्थिति है। प्रशांत भूषण कहते हैं ना 16-17 में से आधे, तो क्या वो प्रमाण देते हैं? अगर कोई बिना प्रमाण के कह दे भाई फला जज बेईमान है, तो जज ऐसे ही होते हैं, बेईमान होते हैं, तो आपको जाहिर है कहना चाहिए भाई ऐसी हल्की बातें मत करो। सुप्रीम कोर्ट है, देश की सबसे पवित्र संस्था है, उसके बारे में हल्की बातें नहीं की जानी चाहिए। बिना प्रमाण के मत बोलिए, गंभीरता से बोलिए। केस हुआ, काफी लोगों ने सोचा था प्रशांत भूषण आके कहेंगे नहीं मैंने तो वैसे ही बोल दिया था, नहीं माफी मांग ली। आजकल तो माफी मांगने के भी कई लोग एक्सपर्ट हो गए हैं ना कि माफी मांग लूंगा। प्रशांत भूषण ने ऐसा कुछ नहीं किया, कोर्ट में आके कहा मैंने सोच समझ के बोला था और ये प्रमाण है, आपको और चाहिए तो बता देना। ये मैं चाहता हूं कि आप देखिए, बाद में आपको मैं इसका स्रोत भी दे दूंगा, आप खुद चाहें तो इस एफिडेविट को देख सकते हैं, कोई खुफिया डॉक्यूमेंट नहीं है। ये एफिडेविट देश के हर व्यक्ति के पास होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में साइंड एफिडेविट है ये। तो ये 18 पर्चियां मैं आपके सामने दनादन पढ़ देता हूं। प्रशांत जी ने इनके बारे में क्या टिप्पणी की है उसके बारे में बता सकता हूं। ये प्रशांत जी का एफिडेविट के ऊपर आधारित है। पहले जज जिनके बारे में वो टिप्पणी करते हैं, टिप्पणी शुरू करते हैं सन 1990-91 से, जब से प्रशांत जी ने ये कमेटी फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बनाई थी। उसके बारे में प्रशांत जी कहते हैं जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। सो पहली पर्ची है लाल रंग वाली पर्ची। लाल रंग का मतलब जिनके बारे में प्रशांत जी कहते हैं कि ये इन्होंने किया उसे करप्शन की श्रेणी में रखा जाएगा। जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, आपको याद होगा जस्टिस रंगनाथ मिश्रा जब सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस वक्त एक कमीशन बना था, कमीशन जिसने कि देश में बताया था जो 1984 का नरसंहार हुआ था दिल्ली, उस नरसंहार की जांच करने वाला जो कमीशन था वो जस्टिस रंगनाथ मिश्रा का कमीशन। फुल्का जी ने, मनोज मित्ता ने इसके बारे में किताब लिखी है, बहुत जगह टिप्पणी है और बहुत लोगों ने बार बार कहा कि उस नरसंहार पे लीपा पोती काम करने का काम जस्टिस मिश्रा ने किया। उसमें जो उस वक्त देश के नेताओं का, कांग्रेस के नेताओं का नाम आना चाहिए था, उनको बचाने का, उसके ऊपर चादर डालने का, उसके ऊपर लीपा पोती करने का काम जस्टिस मिश्रा ने किया। और आखिर में क्या हुआ? जस्टिस मिश्रा रिटायर हुए। रिटायर होने के कुछ साल बाद उन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा की टिकट दी
और वो राज्यसभा के मेंबर बने। प्रशांत जी के हिसाब से, मेरे हिसाब से भी ये तो जज का काम नहीं है। आप इतने इंपॉर्टेंट कमीशन पे बैठते हैं जिसका असर इस देश के सबसे बड़े नरसंहार पे पड़ता है। आप एक तरफा रिपोर्ट देते हैं और आपकी रिपोर्ट से जो पार्टी बचती है वो पार्टी आपको राज्यसभा का मेंबर बना देती है। शर्म की बात है मेरे ख्याल से। पहली लाल पर्ची। गलत बोला प्रशांत जी ने। वो गाना था ना, कोई झूठ बोलिया कोई ना, आप हर चीज के बारे में पूछिए, कोई झूठ बोलिया कोई कुफर तोलिया। प्रशांत ने झूठ बोला, कुफर तोला। दूसरा मामला, उसके जस्टिस रंगनाथ मिश्र के तुरंत बाद बने जस्टिस के.एन. सिंह, कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह जी बहुत थोड़े दिन के लिए, सिर्फ 17 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने। ये एफिडेविट कहता है कि वो 17 दिन में गुल खिला गए। जस्टिस के.एन. सिंह को उन दिनों सुप्रीम कोर्ट के दायरे में जब भी उनके बारे में चर्चा होती थी तो वकील उनके नाम के साथ एक कंपनी का नाम जोड़ा करते थे, जस्टिस के.एन. मिश्रा। अच्छा, वो जो जैन शुद्ध वनस्पति वाले, ये ऐसे दिख रहा है अब दिख रहा है जी, जैन शुद्ध वनस्पति वाले जस्टिस के.एन. सिंह। उनके जमानों में इस कंपनी के बारे में एक नहीं, जैन शुद्ध वनस्पति और दूसरा इसी से जुड़ी हुई एक और कंपनी थी जैन एक्सपोर्ट। इस कंपनी से रिलेटेड इतने मामले जस्टिस सिंह ने बाकी बेंचेस से ले लेके अपने पास लिए और उस पे इतने विचित्र जजमेंट दिए कि बाद में उनके बाद आने वाले, सौभाग्यवश उनके बाद कुछ अच्छे जज आए थे, तो उन्होंने उन सब मामलों को पलटना पड़ा। चीफ जस्टिस की दी हुई वर्डिक्ट्स को उन्हें पलटना पड़ा। इस तरह के एक तरफा मामले दिए जो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में बहुत चर्चा हुई। प्रशांत जी ने उसकी एक नहीं, ए बी कितनी एनेक्चर्स दी हैं जस्टिस के.एन. सिंह के बारे में। एनेक्चर डी, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, इतनी एनेक्चर्स दे के प्रशांत जी ने सबूत दिए हैं कि जस्टिस के.एन. मिश्रा ने इस कंपनी के बारे में जो किया उसे करप्शन कहा जाएगा। जस्टिस के.एन. मिश्रा के बाद आए जस्टिस मधुकर कानिया, जिनके बारे में इस में कोई टिप्पणी नहीं है, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव टिप्पणी है, इसलिए उनके बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा। जस्टिस कानिया के बाद आए जस्टिस एल.एम. शर्मा, 18 नवंबर 92 से 11 फरवरी 93, बहुत कम समय तक रहे। उनके बारे में भी कोई टिप्पणी पॉजिटिव या नेगेटिव इसके अंदर नहीं की गई। उसके बाद आए जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया। जैसा अधिकांश लोग जो कानून जानते हैं वो जानते होंगे, जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया इस देश के सुप्रीम कोर्ट के बहुत नामी गिरामी जज रहे। अपनी ईमानदारी, अपने बिल्कुल बेदाग व्यक्तित्व के लिए प्रसिद्ध हुए। जस्टिस वेंकटचलैया वो जज थे जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान सुप्रीम कोर्ट की रिव्यू करने की एक कमीशन का हेड भी बनाया गया था। फरवरी 93 से अक्टूबर 94 तक जस्टिस वेंकटचलैया थे, जिनके बारे में पिटीशन कहती है कि वो बहुत शानदार जज थे, जिनके बारे में आज तक सुप्रीम कोर्ट में जिन्हें याद किया जाता है। उसके बाद आए जस्टिस अहमदी, जस्टिस ए.एम. अहमदी। 25 अक्टूबर 94 से 24 मार्च 97 तक, लगभग 2.5 साल। जस्टिस अहमदी ने कई ऐसे काम किए। जस्टिस अहमदी के बारे में लाल पर्ची है। जस्टिस अहमदी ने, प्रशांत भूषण जी का एफिडेविट कहता है, एक नहीं कई ऐसे काम किए जो आज भी बहुत विवादास्पद है। भोपाल गैस कांड के दौरान जिस तरह से बार बार बेंच बदली और जो लोग बच गए हत्या के मुकदमे से, उसमें जस्टिस अहमदी की भूमिका बहुत बेदाग नहीं थी। दूसरी बात, भोपाल गैस कांड के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से एक अस्पताल सेटअप किया गया, जिस अस्पताल को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया 187 करोड़ रुपया उस अस्पताल को बनाने के लिए मिलने चाहिए। फिर जब वो अस्पताल बना तो उसका लाइफ टाइम चेयरमैन किसे बनाया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए अहमदी साहब ने अपने ऑर्डर से जिस अस्पताल को बनवाया, जैसे ही वो रिटायर हुए, उस अस्पताल के लाइफ ट्रस्टी नहीं, लाइफ टाइम चेयरमैन
कौन बने? जस्टिस अहमदी खुद बने। सही लगता है आपको? मामला यहीं तक नहीं था। सबसे गड़बड़ मामला है उनके घर का। सुप्रीम कोर्ट ने फरीदाबाद में बड़कर लेक और सूरजकुंड लेक के बड़कर और सूरजकुंड के नजदीक एक ग्रीन बेल्ट का ऑर्डर दिया गया था, जिसमें था कि इसके 5 किलोमीटर के दायरे के अंदर कोई मकान नहीं बनना चाहिए। जब ये ऑर्डर लागू था उस वक्त जस्टिस अहमदी, मैं यहां पढ़ देता हूं, Justice Ahmadi, who was at that time the Chief Justice of the court, went on to purchase plots in this development around this time and also went on to construct one of the first houses on this, a palatial house where he has lived since his retirement, in violation of the orders of the court and the Forest Conservation Act. सुप्रीम कोर्ट ने जहां ऑर्डर किया था कि जिस जमीन पर मकान कोई नहीं बनना चाहिए, वहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस प्लॉट खरीदते हैं, मकान बनाते हैं, एक आलीशान मकान बनाते हैं और उसमें रहते हैं। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना ये नहीं है तो क्या है? जस्टिस अहमदी के सारे मामले में बाद में और भी कई ऑर्डर्स आए और यहां तक कि मामले, मतलब ये भी ऑर्डर्स को बार बार बदला गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स। जस्टिस A.M. अहमदी प्रशांत भूषण के इस एफिडेविट के हिसाब से रेड कार्ड होता है। अगले जज थे जस्टिस J.S. वर्मा, शानदार जज, भारत के इतिहास में बहुत अच्छे जजेस में से जिनकी गिनती होती है। जब निर्भया कांड हुआ था उसके बाद जो कमीशन बना था, जिसने बहुत शानदार रिकमेंडेशन दिए थे जो आज तक लागू नहीं हुए। इस देश में टीचर्स की ट्रेनिंग कैसे होनी चाहिए उसके बारे में एक कमेटी बनी थी, जिसने बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन दिए थे जो आज तक लागू नहीं हुए। जस्टिस J.S. वर्मा, ग्रीन चिट, 24 मार्च 1997 से 17 जनवरी 1998 तक जस्टिस J.S. वर्मा इस देश के चीफ जस्टिस थे। सौभाग्य की बात है हमारे लिए। उसके बाद आए जस्टिस M.M. पुंछी साहब, 18 जनवरी 98 से लेकर 9 अक्टूबर 98 तक। जस्टिस पुंछी के बारे में कमेटी ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ने, इनके ऐसे ऐसे काम थे, ऐसे ऐसे इनका बैकग्राउंड था कि इनके बारे में इम्पीचमेंट का मोशन लाने की कोशिश हुई। राज्यसभा के 25 मेंबर ने साइन भी कर दिया। अब दिक्कत ये होती है कि कोई जज हो, उसके रहते हुए MP लोग भी हिम्मत नहीं करते, कौन साइन करे, कौन पंगा ले, पता नहीं कब लेना देना पड़ जाए। मेरे जैसे को भी सोचना चाहिए, आज मैं बोल रहा हूं, पता नहीं कब लेना देना पड़ जाए। हर कोई सोचता है भैया सुप्रीम कोर्ट से बच के ही रहो, क्यों पंगा लेते हो। तो जस्टिस M.M. पुंछी के खिलाफ उस वक्त जो इम्पीचमेंट मोशन आना चाहिए था वो नहीं आया। किस किस तरह के आरोप थे? जब वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस पुंछी, तो उन्होंने एक केस डिसाइड किया भजन लाल जी के अगेंस्ट। वो केस था जो रोहतक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर राम गोपाल जी ने उस समय के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री भजन लाल जी के अगेंस्ट वो केस किया था। जस्टिस पुंछी ने वो केस डिसमिस कर दिया, यानी कि भजन लाल के पक्ष में फैसला किया। हो सकता है, सही बात हो सकती है, भजन लाल की पक्ष विपक्ष की बात महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि जब उन्होंने डिसाइड किया उस वक्त, उसी दिन 1 मई 1986 को जस्टिस पुंछी ने वो केस डिसाइड किया था भजन लाल के पक्ष में। ठीक उसी दिन जस्टिस पुंछी की 2 बेटियों को, श्रीमती मधु और श्रीमती प्रिया, उन दोनों को हरियाणा सरकार की तरफ से चीफ मिनिस्टर के डिस्क्रिशनरी कोटा में 2 प्लॉट अलॉट किए गए। जिस दिन जस्टिस पुंछी भजन लाल के पक्ष में ऑर्डर देते हैं, उसी दिन उनकी 2 बेटियों को चीफ मिनिस्टर के विशेष कोटा से 2 प्लॉट मिलते हैं। आप क्या कहते हैं? मैं तो इसे करप्शन कहता हूं भाई, पता नहीं इसका और क्या नाम हो सकता है। यही नहीं, एक नहीं कई मामले उसके बताते हैं पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर जब जस्टिस पुंछी थे उनके बारे में रेड कार्ड, बहुत डिटेल्ड एविडेंस है, सब कुछ देश के सामने डिस्कस हुआ था, इंपीचमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद आए जस्टिस A.S. आनंद। जस्टिस A.S. आनंद, उससे पहले
JNK हाई कोर्ट में रह चुके थे। उन्होंने एक व्यक्ति के पक्ष में ऑर्डर दिए थे, कृष्ण कुमार आमला जिसका नाम है। जिस व्यक्ति के पक्ष में उन्होंने फेवरेबल ऑर्डर दिए, उसी व्यक्ति ने उनको 2 कनाल प्लॉट दिया श्रीनगर के गंदरबल में। अजीब लग रही बात कि नहीं है? मैं पढ़ देता हूं। Justice A.S. Anand, who was then the Chief Justice of the High Court of J&K, heard and passed favorable interim order in the case of Krishna Kumar Amla soon after he had accepted gratification from Shri Amla in the form of a 2-canal plot of land at Gandarbal, Srinagar. अब आप बताइए, और इस सब के प्रमाण है, कोई बात कहीं सुनी नहीं है, हर चीज के बाकायदा प्रमाण अटैच किए गए हैं इसके साथ। यही नहीं, उनके बारे में यह भी कहा गया इस पिटीशन में दैट श्री आनंद abused his office and influence as the Chief Justice of J&K to get a government of J&K 2-canal plot of land at Gandhinagar in Jammu. वो गंदरबल था, ये गांधीनगर है जम्मू में, for a price which was a small fraction of the market price of the land। यानी कि जब वो थे तो उन्हें सरकार ने एक बहुत सस्ते के अंदर जम्मू के अंदर एक प्लॉट दिया। जस्टिस आनंद के बारे में और कई भी मामले थे, और फिर वो मामले सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे गए थे, कुछ नहीं। जस्टिस एस आनंद अक्टूबर 98 से अक्टूबर 2001 तक इस देश के चीफ जस्टिस रहे, रेड कार्ड। उसके बाद आए जस्टिस एसपी भरूचा, जिनकी बहुत अच्छी इमेज रही है, जिन्होंने बाद में खुद कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो करप्शन हो रहा है उसके बारे में जस्टिस भरूचा ने बोला, उन्होंने इसके पे ध्यान दिलाया। यही नहीं, इससे पहले जस्टिस कृष्ण अय्यर, जो कि बहुत लेजेंडरी जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा फ्रंट लाइन में कहते हुए कि जजेस की जांच होनी चाहिए भाई, इसको लोकपाल के अंदर लाओ, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो रहा है हम जानते नहीं है। उसके बाद आए जस्टिस BN कृपाल, मई से नवंबर 2002, जिनके बारे में कोई टिप्पणी इस एफिडेविट में नहीं है, इसलिए मैंने येलो में रखा है, येलो कार्ड नहीं है, मतलब ना इधर ना उधर। उसके बाद आए जस्टिस GB पटनायक, नवंबर 2002 से दिसंबर, सिर्फ 2-3 सप्ताह के लिए, उनके बारे में भी कोई टिप्पणी नहीं है, तो इसलिए उनको भी येलो की कैटेगरी में रखा है। उसके बाद जस्टिस VN खरे, काफी अच्छे जज रहे, ईमानदारी के लिए जाने गए जस्टिस खरे, दिसंबर 2002 से मई 2004 तक, ग्रीन उनके बारे में। फिर आए जस्टिस राजेंद्र बाबू, जिनके बारे में कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, उनके बारे में येलो। जस्टिस लाहोटी, जिनकी काफी अच्छी छवि है, कोई जिक्र नहीं है, हालांकि मैंने छवि के आधार पर जो सुनता हूं उसके आधार पर ग्रीन रखा है, लेकिन इस एफिडेविट में उनके बारे में कोई जिक्र नहीं। फिर आए जस्टिस YK सबरवाल। उस वक्त दिल्ली में सीलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज चल रहा था। सीलिंग ऑफ प्रॉपर्टीज यानी कि जो दिल्ली के अंदर इलीगल प्रॉपर्टीज को सील किया जा रहा था। जस्टिस YK सबरवाल ने कई ऑर्डर्स दिए, मैं यहां से पढ़ देता हूं। He passed a series of orders for sealing commercial properties in Delhi which were operating in residential areas. The immediate consequence of his order was to force shops and offices to shift to shopping malls and commercial complexes being constructed by builders and developers, which resulted in increasing their price enormously over the night. ठीक है भाई, यहां तक तो बात समझ आती है। इलीगल दुकानों को बंद किया जा रहा था, जिसकी वजह से लोगों को शॉपिंग मॉल और कॉम्प्लेक्सेस में जाना पड़ रहा था। लेकिन मामला क्या है? मामला ये है कि इसमें इन कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस के शुरू होने में, इसके प्रॉफिट में जस्टिस सबरवाल के बेटों को फायदा था, और ये बात उन्होंने कहा ये तो सही नहीं। यही नहीं, जस्टिस सबरवाल के बेटों को बड़े बड़े कमर्शियल प्लॉट उत्तर प्रदेश की सरकार ने नोएडा में दिए भारी कंसेशनल रेट पे, उस वक्त जबकि मुलायम सिंह और अमर सिंह की सरकार हुआ करती थी। चीफ जस्टिस के बेटों को यह दिया जाना सही है? आप सोच लीजिए। उसके बाद एक सिकंदरा रोड पे दिल्ली में प्रॉपर्टी थी जिसकी कीमत ज्यादा थी, और जिसे उनके बेटों ने दूसरों के साथ मिलकर शायद 122 करोड़ में खरीदा। प्रॉपर्टी के बारे में आरोप यह है कि प्रॉपर्टी जितने की थी उससे सस्ते में खरीदी गई। जस्टिस YK सबरवाल पे आरोप यह है कि उनके आदेशों से उनके बच्चों को
के बेटों को कमर्शियल फायदे हुए, उन्होंने उनके रहते हुए ग्रेटिफिकेशन एक्सेप्ट किया गया, रेड कार्ड। उसके बाद जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन, जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जब आए थे, हम जैसे लोगों को बहुत हमने स्वागत किया था। स्वागत इसलिए किया था कि पहला दलित जो भारत का चीफ जस्टिस बना। लेकिन बाद में जब उनके काम और उनकी डिटेल्स के बारे में पता लगा तो बहुत शर्मिंदगी हुई। ये सप्लीमेंट्री एफिडेविट में प्रशांत भूषण जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन के बारे में पूरे विस्तार से बताते हैं। एक नहीं, ये तो इतना लंबा मामला है, इसके पेजेस पढ़ते पढ़ते मैं खुद थक गया और इतने एविडेंस इसके बारे में है। कुल मिला के एविडेंस ये है कि उनके जज और चीफ जस्टिस रहते हुए उनकी बेटी, उनके जवाई और भाई ने तमाम बेनामी प्रॉपर्टीज बनाई। केरला के अंदर जगह जगह पे बेनामी प्रॉपर्टीज, अभी उसकी लंबी लिस्ट दी हुई है, एनेक्चर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक, 10, 11, 12, 13, 15, हर एक एक प्रॉपर्टी की डिटेल देके एनेक्चर दिया गया है कि उस वक्त जस्टिस बालाकृष्णन के रहते हुए उन्हें कितना फायदा होगा। बेनामी प्रॉपर्टीज इन द नेम ऑफ हिज फॉर्मर एड मिस्टर एम कन्नाबिरन, उनके एक सहयोगी थे कन्नाबिरन साहब, प्रसिद्ध कन्नाबिरन जी नहीं दूसरे किसी के नाम। उनको अपनी प्रॉपर्टी के अंदर कितना फायदा हुआ और भी कई आरोप हैं। जस्टिस के.जी. बालाकृष्णन जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे जबकि ये सारी कार्रवाई शुरू, और आखिर में जस्टिस एस.एच. कपाड़िया जो उसके बाद बने, लेकिन उस वक्त वो जज थे और उन्होंने जो किया था उससे सारा मामला शुरू हुआ था 2009 में, जब कपाड़िया साहब जज थे सुप्रीम कोर्ट के, अभी चीफ जस्टिस नहीं बने थे। उस वक्त उन्होंने ये जो वेदांता कंपनी है ना, वेदांता कंपनी और जिसकी सब्सिडियरी है स्टरलाइट कंपनी ने उड़ीसा के अंदर एक रिफाइनरी बनाने का प्रोजेक्ट दिया था एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई, कमेटी ने कहा सब कुछ गलत है, इसको बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। उसके बाद वो मामला जस्टिस कपाड़िया के सामने आया। जस्टिस कपाड़िया ने अपनी ही एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट कमेटी की बात को दरकिनार कर दिया और कहा कि नहीं, देश के फायदे के लिए ऐसी का होना जरूरी है। जस्टिस कपाड़िया के सामने एक दूसरा तथ्य लाया गया कि ये जो स्टरलाइट कंपनी है इसके ऊपर तो विदेश में बैन लगा हुआ है इसके गलत कामों की वजह से। उन्होंने कहा हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है, बैन है, ये बहुत गलत है ऐसा बैन होना, तो ऐसी बैन कंपनी तो बहुत गलत कंपनी है, लेकिन उसकी इंडियन सब्सिडियरी जो है उसको देने में कोई हर्ज नहीं। बहुत लंबा किस्सा है, मैं पूरा आपको पढ़ा सुना के बोर नहीं करूंगा, लेकिन जस्टिस कपाड़िया ने ऐसा अद्भुत ऑर्डर दिया जिससे स्टरलाइट कंपनी को बहुत बड़ा फायदा हुआ। बाद में जब ये एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के पास गया तो फिर पता लगा कि नहीं, स्टरलाइट की बात बिल्कुल गलत थी। तो ये पूरा का पूरा जो केस था जस्टिस कपाड़िया ने एक तरफा तरीके से किया। चलिए, जजेस के जजमेंट है, इसके बारे में पक्ष विपक्ष की बात आप कर सकते हैं, आप खुश भी हो सकते हैं, आप नाराज भी हो सकते हैं, पर हर चीज को आप बेईमानी तो नहीं बता सकते ना। मान लीजिए जजमेंट गलत था, दिक्कत क्या है? पेच पता है क्या है? पेच ये है कि जस्टिस कपाड़िया के शेयर थे स्टरलाइट कंपनी में, और ये बात जस्टिस कपाड़िया ने 2 साल हियरिंग करने के बाद सुप्रीम कोर्ट में कही। 2005 में केस की हियरिंग शुरू हुई, 2007 में जाके शायद जस्टिस कपाड़िया ने सुप्रीम कोर्ट में कहा एक हियरिंग के दौरान कि वैसे मेरे इस कंपनी में शेयर है, उम्मीद है किसी को एतराज नहीं होगा। उन्होंने मेंशन किया। प्रशांत भूषण यहां पूछते हैं एतराज कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाए जिसके अंदर लिखा है कि हाँ, अगर आपका कोई शेयर हो तो आपको इसे घोषित कर देना चाहिए कोर्ट के अंदर, और अगर किसी को एतराज ना हो तो आप उसकी हियरिंग कर सकते हो। प्रशांत जी कहते हैं क्या मजाक है ये? पहली बात तो कि एतराज करता कौन? ये केस था किनके बारे में? ये केस था कि उड़ीसा सरकार वेदांता कंपनी को एक रिफाइनरी देना चाहती थी जो कि एनवायरनमेंट के खिलाफ थे। तो प्रोटेस्ट कौन करेगा? एनवायरनमेंट करेगा। पेड़ तो वहां पे कोर्ट में मौजूद नहीं थे जो प्रोटेस्ट करते। प्रोटेस्ट कौन करेगा? आदिवासी करेंगे, जिनके वकील संजय पारेख को उस केस के अंदर अपना बात रखने का मौका नहीं दिया गया। उड़ीसा सरकार क्यों प्रोटेस्ट करेगी? भारत सरकार क्यों प्रोटेस्ट करेगी? मिनिस्ट्री क्यों प्रोटेस्ट करेगी? वो सब तो मिलकर काम कर रहे थे। तो प्रशांत भूषण कहते हैं एक तो ऐसा कोई प्रोटेस्ट करने वाला था नहीं,
दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने आप कोर्ट के अंदर खड़े होकर कहें हाँ साहब हमें आप पे शक है साहब, ये प्रशांत भूषण तो कर सकता है, बाकी लोगों के बस की बात नहीं है भाई। उन्होंने अपनी प्रैक्टिस चलानी है, अगले दिन फिर कोर्ट में सामने आना है। सो प्रशांत भूषण ने कहा कि नहीं, कपाड़िया साहब की वैसी व्यक्तिगत इमेज रिश्वत लेने वाली जज की नहीं थी। तो प्रशांत स्पष्ट कहते हैं कि नहीं, मेरे को ऐसा कोई संदेह नहीं है कि पैसा लिया गया, लेकिन जो हुआ ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और ये एक ब्रॉडर करप्शन की श्रेणी में आता है। करप्शन का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आपने किसी से पैसे लिए, जिस चीज में आपका हित इन्वॉल्व है, आपने उस केस को सुना, उसमें उसके पक्ष में फैसला दिया, इतना अद्भुत फैसला दिया, इतना बड़ा फैसला दिया कि अपने आप में करप्शन है। तो ये से था 18 केसेस जिसका चिट्ठा मैंने आपको सुनाया। 18 जज, अब देख लेते हैं इसमें से कितने लाल निकलते हैं, कितने वो। एक जस्टिस कपाड़िया, जस्टिस बालाकृष्णन, जस्टिस सबरवाल 3, उसके बाद लाल पर्ची वाले हैं जस्टिस एएस आनंद 4, जस्टिस पुंछी 5, जस्टिस अहमदी 6, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा 7 और जस्टिस केएन सिंह 8। तो 18 में से 8। जब प्रशांत भूषण ने बोला था उस वक्त जितने थे उनमें से लगभग आधे, तब प्रशांत भूषण ने कहा था जो 16-17 है उनमें से लगभग आधे जो हैं वो उनके खिलाफ करप्शन के बहुत सीरियस मामले हैं। ये दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट के सामने पिछले 8 साल से पड़ा है। हाँ, मैं एक और इंटरेस्टिंग बात आपको भूल गया, इस 18 के अलावा एक 19वीं बात भी है, एक 19वीं पर्ची भी है, वो जज की नहीं है, एक दूसरी। ये जो केस जब शुरू हुआ सन 2009 में, तो एमएस क्यूरी थे हरीश साल्वे। एमएस क्यूरी क्या होते हैं? एमएस क्यूरी कोर्ट के अंदर कहा जाता है न्याय मित्र, यानी कि कोर्ट को कई बार जरूरत होती है किसी वकील की जो कि किसी पक्ष के पक्ष में नहीं बोलेगा, जिससे कहा जाता है कि तुम वकील हो लेकिन इस मामले में तुम पंच परमेश्वर बन के कोर्ट को सही सलाह दो, तुम कोर्ट के मित्र होने के नाते हमें सही सही बात बताओ, तुम किसी के पक्ष में नहीं हो। तो बाकी सब वकील हैं, तुम प्रोफेशनली भले ही वकील होगे, लेकिन इस मामले में तुम वकील की हैसियत से नहीं, इस मामले में तुम कोर्ट के दोस्त की हैसियत से हमें सच बताओ, तुम हमारे लिए रिसर्च करो, हमारी मदद करो। यह मामला प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट का मामला उस एमएस क्यूरी की तरफ से दायर किया गया था। वो कौन थे? वो थे जाने माने वकील हरीश साल्वे। और प्रशांत भूषण अपने पहले एफिडेविट में, ये जो बिल्कुल पहला एफिडेविट आया था, उसमें हरीश साल्वे जी के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि हुजूर जिन्हें आपने न्याय मित्र बनाया है, और ये मामला तब जस्टिस कपाड़िया से शुरू हुआ था। और याद है उस वक्त जस्टिस कपाड़िया स्टरलाइट कंपनी के बारे में कह रहे थे जो कि वेदांता का हिस्सा है। प्रशांत जी इस एफिडेविट में कहते हैं कि हुजूर आपके जो एमएस क्यूरी साहब है ना, हरीश साल्वे जी, ये तो वेदांता कंपनी के रिटेनर हैं। रिटेनर मतलब वो वकील जो कि नियमित रूप से पैसा लेता है, कोई केस हो ना हो, मैं रिटेनर हूं, यानी कि मैं आपकी कंपनी के साथ हूं, जब भी आपका मुकदमा आएगा मैं हैंडल करूंगा। ये कैसे न्याय मित्र हो गए? यही नहीं, वो कहते हैं कि हरीश साल्वे पहली बार ये काम नहीं कर रहे, 2 बार पहले भी कर चुके हैं कि जिस केस में एमएस क्यूरी बने उसी केस में किसी एक पार्टी से पैसा ले रहे थे। प्रशांत भूषण लगे हाथ ये भी बता देते हैं कि हरीश साल्वे जी एक और काम भी कर चुके हैं कि पहले किसी एक पक्ष की ब्रीफ ली, फिर उसका पैसा वापस करके ऑपोजिट पार्टी की ब्रीफ ले ली, जो कि न्याय के अंदर जजों और वकीलों के मामले के अंदर बहुत ही करप्ट प्रैक्टिस मानी जाती है, जिसके खिलाफ फिर मुकदमे भी हुए, जिसके बारे में टिप्पणियां भी की गई। तो ये 19वीं पर्ची उनके बारे में थी। अब मैं आपसे सिर्फ साधारण बात कहता हूं, मैं नहीं कह रहा कि ये सारी बातें सही हैं, मैं जानता नहीं। मैं नहीं कह रहा कि इन सब जजों को बर्खास्त किया जाना चाहिए था, मैं जानता नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं कि इन सब जजों के बारे में प्रशांत भूषण का हर कोई जो आरोप है वो सही है, नहीं जानता मैं इसके बारे में, मैं इसका प्रमाण नहीं दे सकता इस वक्त। मैं इसके बारे में मैं सर्टिफिकेट देने वाला कौन होता। लेकिन एक बात तो तय है ना, ये हल्के आरोप नहीं, ये वो आरोप नहीं जो सड़क पे चलते हुए आप लगा दो, हाँ जी सारे लोग हैं, सब लोग बेईमान होते हैं ना, वो नहीं।
ये वो आरोप हैं जहां एक एक आरोप के पीछे लंबी फहरिस्त है, दस्तावेज है, और जिसमें आरोप लगाने वाला स्वयं दस्तखत करके हलफनामा देके कहने को तैयार है, हाँ मैं इसकी जिम्मेवारी लेता हूं। सिर्फ वही नहीं, माननीय शांति भूषण जी ने भी इस बारे में एक एफिडेविट दाखिल किया। उन्होंने कहा कि प्रशांत भूषण ने जो कुछ कहा, शांति भूषण जी ने एक क्लोज्ड एनवेलप में बंद सील लिफाफे के अंदर सुप्रीम कोर्ट को नाम दिए, कहा कि मैं बताता हूं आपको कि कौन कौन से जज बेईमान थे, मैं सार्वजनिक नाम नहीं करूंगा, ये मैं बता रहा हूं, आप इस पे विचार कर लीजिए। और उन्होंने कहा कि अगर इस केस में प्रशांत भूषण को सजा होती है तो आप मुझे भी सजा दीजिए। जब परसों इसकी सुनवाई हुई तो जस्टिस मिश्रा ने कहा नहीं 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 शांति भूषण जी, यू आर टू सीनियर, आप बहुत सीनियर हैं, आप इस मामले में न पढ़िए। अरे सीनियर है तभी तो पढ़ना चाहिए उन्हें इस मामले में। शांति भूषण केवल प्रशांत भूषण के पिता की हैसियत से नहीं आ रहे यहाँ पे, देश का फॉर्मर लॉ मिनिस्टर बोल रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी पूरे लीगल जगत में अपनी ईमानदारी के लिए ख्याति है वो बोल रहा है, जो देश के लिए चिंतित है वो आदमी बोल रहा है कि इस पे कुछ होना चाहिए। क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता, क्यों नहीं उनके सील्ड एनवेलप को खोला जाता, क्यों नहीं उस पर चर्चा होती। तो मैं आपके सामने सिर्फ एक बात अब रखना चाहता हूं, जैसे मैंने कहा, मैंने आपको जो कुछ चीज पेश की ये मेरे अपने विचार नहीं है, मेरी अपनी रिसर्च नहीं है। मैं इस पे कहूं कि मुझे पक्का पता है कि ये सही है, सब लोग बेईमान थे, बात गलत होगी, ऐसा मैं नहीं कह सकता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये गंभीर आरोप है, इस पे बात होनी चाहिए, ये चीजें देश के सामने आनी चाहिए। नहीं तो पिछले कई साल से मैंने कई लोगों को सुना है ये कहते हुए कि पता है जब प्रशांत भूषण ने एफिडेविट फाइल कर दिया ना, सबके नाम लेके डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लगा दिया, उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने मामला ही बंद कर दिया, छोड़ो ये बात सामने आएगी, बहुत ज्यादा फजीयत होगी। तो मैं तो स्वागत करता हूं इस बात का कि चलिए 8 साल बाद सही ये केस खुला, तो बस इतना अनुरोध है, अब इसकी पूरी जांच हो, अब ये चीजें सामने आए और एक एक मामले पर पूरी हियरिंग होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, चीफ जस्टिस लोग हैं, बहुत गंभीर आरोप हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एक एक आरोप और एक एक डॉक्यूमेंट की तफसील से जांच हो, पूरे देश के सामने चर्चा हो, सच्चाई सामने आए। अगर प्रशांत भूषण झूठ बोलते हैं, जानबूझकर झूठ बोलते हैं, ये जानते हुए कि मैं झूठ बोल रहा हूं लेकिन बदनाम कर दूं इस नियत से झूठ बोलते हैं, जरूर सजा दीजिए। मेरे मित्र हैं इसलिए मैं कहूं कि मेरे मित्र को सजा न दी जाए, नहीं दीजिए, बिल्कुल नहीं दीजिए आप सजा, लेकिन उससे पहले साबित कीजिए कि जो वो कह रहे हैं वो झूठ। कोर्ट की अवमानना सच से नहीं हो सकती सर। अगर कोई जज बेईमान है और अगर मैं खड़े होकर कहता हूं कि वो बेईमान हैं और उसके बारे में एविडेंस देता हूं, मैं कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, मैं कोर्ट के सम्मान को बचा रहा हूं, मैं उस संस्था को बचा रहा हूं, उस संस्था में आस्था व्यक्त कर रहा हूं। जब मैं कहता हूं कि फला व्यक्ति इस कोर्ट का सीजेआई बनने के काबिल नहीं है, मैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट में आस्था जता रहा हूं। मैं कह रहा हूं ये इतने सुंदर मंदिर में ऐसे व्यक्ति का क्या काम। जब मैं किसी पुजारी पंडे के ऊपर उंगली उठाता हूं, किसी मौलवी पे उंगली उठाता हूं, कहता हूं कि इस मंदिर या मस्जिद में बैठने के काबिल नहीं है, तो मैं मंदिर या मस्जिद की अवमानना नहीं कर रहा, मैं तो उसमें आस्था दिखा रहा हूं, उसमें अपना विश्वास दिखा रहा हूं और कह रहा हूं कि ये व्यक्ति उसके काबिल नहीं। ये काम प्रशांत भूषण कर रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है, अगर आदरणीय जस्टिस बोबडे चाहते हैं कि इस मामले में न्याय हो और पूरे देश को दिखे कि न्याय हो रहा है, आप ऐसी बेंच बनाइए जिसके बारे में किसी के मन में संदेह ना हो, झूठा भी संदेह ना हो। मान लीजिए प्रशांत भूषण के संदेह झूठे हैं, मान लीजिए प्रशांत भूषण के मन में यूं ही डर बैठ गया जस्टिस अरुण मिश्रा को देख के, आप इसमें क्यों शामिल होना चाहते हैं बोबडे साहब? आप कहिए ना, अरे तेरे मन में डर भी है, छोड़ो, मैं एक ऐसी बेंच बनाता हूं जिसके बारे में देश में कोई व्यक्ति संदेह नहीं कर सकता। वैसी बेंच बनाइए, एक एक चीज पे चर्चा कीजिए, एक एक दस्तावेज को सामने लाइए, सारी बातों को देश के सामने लाइए। झूठ निकले, झूठ बोलने वालों को सजा दीजिए, सच निकले तो देश से माफी कम से कम किसी संस्था को कभी तो मांगनी चाहिए, कहना चाहिए कि गलत हुआ।
और फिर आप नियम बनाइए कि आगे से ऐसे व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के प्रांगण में न बैठ सके। आप ऐसा करेंगे, बहुत बड़ा काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऊंचा होगा, देश ऊपर उठेगा, सबकी आस्था सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हो जाएगी। माननीय चीफ जस्टिस साहब, किसी एक प्रशांत भूषण के बोलने से, किसी एक योगेंद्र यादव के बोलने से सुप्रीम कोर्ट छोटा नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ही है जो अपने आप को छोटा कर सकता है। अगर आज सुप्रीम कोर्ट ऐसी स्थिति में है कि एक प्रशांत भूषण के बोलने से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस हिल जाता है इस देश में, तो समझिए बहुत छोटा हो गया है सुप्रीम कोर्ट। शायद अगर उस सुप्रीम कोर्ट को बड़ा करना है, बड़ा काम से होता है सर। गिरेबान पकड़ के किसी से सम्मान नहीं मांगा जाता, किसी को डंडा दिखा के ये नहीं कहा जाता कि अब तू मेरा सम्मान कर। आप डंडा दिखा लीजिए। स्कूल के अंदर कोई प्रिंसिपल डंडा दिखाता है, बच्चे को कहता है चल मेरे पांव छू, वो पांव छू लेता है, उसके बाद पलट के बच्चा हंसता है, स्कूल के सारे बच्चे हंसते हैं, बाद में उसके साथ करते हैं यार देख तेरे साथ क्या हुआ। इस देश का सुप्रीम कोर्ट ऐसा काम करे, अच्छा नहीं लगेगा सर। सुप्रीम कोर्ट को तो बड़े काम करने चाहिए। प्रेमचंद की एक कहानी है पंच परमेश्वर, अलगू चौधरी और जुम्मन मियाँ की कहानी, जो बताती है कि व्यक्तिगत दुश्मनी अलग, लेकिन जब पंच परमेश्वर की स्थिति पे बैठाया तो न्याय किया गया। मैं चाहता हूं मेरा सुप्रीम कोर्ट आज प्रेमचंद की उस कहानी के मानदंड पे उतरे, पंच परमेश्वर के स्तर पे उतरे, और उस पंच परमेश्वर के करने के लिए दो ही चीज शायद देश चाहेगा। पहला, एक ऐसी बेंच बने जिसके बारे में किसी के मन में संदेह भी ना हो, और दूसरा, पूरी सुनवाई हो, खुली सुनवाई हो। ओपन कोर्ट में कीजिए ना सुनवाई, सारे देश को पता लगे इतने गंभीर चीजें हैं, पता लगे कौन सच बोल रहा है, और उसके बाद ऐसा फैसला हो और ऐसे निर्देश बने जिससे अगर प्रशांत भूषण जैसे लोग गलत काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों को गलत काम करने से रोका जाए। अगर जो कह रहे हैं सच है तो फिर ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट में आने से रोका जाए, वो सच्चा न्याय होगा। आप सहमत है मेरी बात से? इसलिए मैंने सोचा ये सब बात आपके सामने रखूं। मैं फिर इस बात को दोहरा दूं, सुप्रीम कोर्ट की संस्था में मेरी पूरी आस्था है, इस देश के संविधान में आस्था है। इस संविधान की रक्षा करने वाला पवित्र मंदिर है सुप्रीम कोर्ट। चिंता इसलिए है कि उस पवित्र मंदिर में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी गड़बड़ होता है तो हम सबको चिंता होनी चाहिए, और इसलिए इसे गुहार समझिए उस मंदिर के आज जो पुजारी हैं, जो आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनसे गुहार है, प्रार्थना है, कुछ ऐसा कीजिए जिससे सुप्रीम कोर्ट की मान बढ़े। मान सिर्फ कंटेम्प्ट के केसेस से नहीं बढ़ेगा। दुनिया के ज्यादातर देशों ने तो बंद कर दिया, कंटेम्प्ट के केसेस करने बंद कर दिए हैं। वो कहते हैं कि हम ऐसे कोई हल्के लोग नहीं है जो किसी एक के बोलने से कोई फर्क पड़ जाए। जस्टिस डेनिंग की बातें सुननी चाहिए। दुनिया के दूसरे देशों ने तो ये कहा है कि आप बोल लीजिए जो आपको कोर्ट के बारे में बोलना है, हमारा कंडक्ट साबित करेगा कि तुम्हारे बोलने से कोई असर नहीं। ये स्थिति होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की। ऐसा हो, हम सब इसको देखें। अगले कुछ दिनों में मामला आएगा। मैं ये जो प्रशांत जी के तीनों एफिडेविट हैं, इन तीनों एफिडेविट को हम वेबसाइट पे डाल देंगे ताकि आप इसको देख सकें। स्वराज अभियान की वेबसाइट पे डाल देंगे, और अभी यहाँ फेसबुक लाइव के में एक हम एंट्री दे देंगे गूगल ड्राइव की, जहाँ जाके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, आप खुद डाउनलोड कर सकते हैं। इसको जाइए, इस पर चर्चा कीजिए, लोगों के सामने बातें रखिए, पता लगे, ताकि देश आगे बढ़ सके, हमारी न्याय व्यवस्था आगे बढ़ सके। मैं नहीं चाहता कि लोगों के अंदर ये मन में इंप्रेशन जाए कि कुछ लोग हैं जो प्रशांत भूषण को चुप करवाना चाहते हैं। बहुत लोग, आप जानते हैं कौन कौन लोग, कई सरकारों में थे। कांग्रेस सरकार के दौरान वो लोग थे जो प्रशांत भूषण को चुप करवाना चाहते थे। बीजेपी सरकार के दौरान भी वो लोग हैं जो प्रशांत भूषण को चुप करवाना चाहते हैं। बड़े बड़े नेता हैं जो चाहते हैं प्रशांत भूषण चुप हो जाए। बड़े बड़े अधिकारी हैं जो चाहते हैं चुप हो जाए, क्योंकि प्रशांत भूषण नाम ले देता है, बता देता है। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़े बड़े माइनिंग केस हुए हैं, 2G, 3G, गोवा माइनिंग केस, उड़ीसा माइनिंग केस, कर्नाटका माइनिंग केस, ये सब प्रशांत भूषण के कहने से पकड़े गए थे। इस देश के लाखों करोड़ रुपया आपका और मेरा बचाया प्रशांत भूषण ने। बहुत लोग हैं जो उसका मुंह बंद करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसा न करे
जिससे लोगों को ये मौका मिल जाए कहने का कि अच्छा, मुंह तो बंद करवाना चाहते थे प्रशांत भूषण का, खुद नहीं कर पाए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए करवा दिया। वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी। अगर इस देश के साधारण व्यक्ति को लगने लग जाए कि जज साहब तो अपनी पर्सनल खुंदक निकालते हैं और अपने और कोई और जिसका मुंह बंद करवाने की कोशिश कर रहा है उसका मुंह बंद करवाने का एक औजार बन रहे हैं, अगर ऐसा इंप्रेशन बना तो इस देश के लिए बहुत दुखद दिन होगा। वो हम नहीं चाहते। हम सब जो इस देश में आस्था रखते हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, जो न्याय व्यवस्था में आस्था रखते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में आस्था रखते हैं, इसलिए चाहते हैं कि वो स्थिति बने। इस सब पे हमें निगाह रखनी है। इसके बारे में जो डिटेल्स होंगी मैं आपके सामने फिर रखता जाऊंगा, क्योंकि सच बोलना जरूरी है। और जैसा मैंने अपनी ट्वीट में कहा था, सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। आप भी इसमें शामिल होइए, हम सब शामिल होंगे। शुक्रिया। अगर कोई सवाल है तो उन सवालों का हम उत्तर दे सकते हैं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा अभी कोई सवाल जवाब हो। कोई सवाल जवाब हो तो आप बता दीजिए, उसको हम अभी देख सकते हैं। उसके बारे में कुछ उत्तर, अभी कुछ सवालों का मैं उत्तर दे सकता हूँ। तो मोगनो भट्टाचार्य पूछ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस आर bowing down, people are forgetting India's diverse cultures. Which way are we moving? तो मोगनो भाई, we are moving in a very bad direction. We are entering a tunnel. And I do not want my Supreme Court to be part of that. शैलेंद्र कुमार कह रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में काम कर रहा है? कई चीजें हो रही हैं जिससे ऐसा संदेह पैदा होता है, लेकिन इसका प्रमाण नहीं मिल सकता। लेकिन एक बात है, अगर प्रशांत भूषण के केस में ऐसा होता है कि चुन के वो बेंच ली गई जिसपे है कि हाँ भाई ये बेंच तो प्रशांत भूषण के खिलाफ फैसला देगी ही देगी, और फिर झटपट इस केस को निपटाया गया, जबकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और उसके अलावा इमरजेंसी की तरह इसको किया गया, तो फिर ऐसा इंप्रेशन जाएगा। और उससे बेहतर प्रशांत भूषण का जो आरोप है उसकी पुष्टि क्या हो सकती है? क्या आरोप था उसका? कि देश में लोकतंत्र समाप्त होने में सुप्रीम कोर्ट की डिस्ट्रक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के रोल पे चर्चा होगी। अगर प्रशांत भूषण के इस कंटेम्प्ट के केस को इस तरह से डील किया गया जो कि विश्वास न जगाए जनता में, तो फिर तो ये बात और पुष्ट हो जाएगी ना। तो मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट कम से कम इस मामले में अब ऐसा कुछ ना करेगा जिससे प्रशांत भूषण का आरोप और ज्यादा साबित हो जाए। वशंभाई चौहान जी कहते हैं, यदि नामदार सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान मी लॉर्ड्स में दम है, न्यायालय का सम्मान करते हैं, तो इन पर्चियों पर प्रशांत भूषण के साथ सुप्रीम कोर्ट में बहस, जांच और सबूतों पर अवमानना का फैसला हो। मैं सहमत हूं चौहान भाई, हालांकि ये दम है इत्यादि भाषा का मैं इस्तेमाल नहीं करता। मुझे लगता है कि हाँ, अगर कोर्ट अगर ये दिखाना चाहता है पूरे देश की जनता को कि हमारे पास न्याय मिलेगा, तुम जाओ, तुम्हें पुलिस थाने में न्याय ना मिला, नेता के पास न्याय ना मिला, अफसर के दफ्तर में न्याय ना मिला, सुप्रीम कोर्ट में वो आखिरी घंटी बजाने पे न्याय मिलता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ये साबित करना चाहता है तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को दिखाना होगा कि हम पंच परमेश्वर की तरह काम कर रहे हैं, हम व्यक्तिगत खुंदक नहीं निकाल रहे, दिखाना पड़ेगा। और आज पूरा देश देख रहा है। योगेश अग्रवाल जी कह रहे हैं, you didn't speak anything about contempt of court by असदुद्दीन ओवैसी after राम मंदिर verdict। भाई, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तो सैकड़ों मुकदमे चलते हैं, प्रशांत भूषण के खिलाफ ही एक और मुकदमा चल रहा है। मैं तो किसी का जिक्र भी नहीं किया, मैं तो केवल इसका जिक्र किया क्योंकि इसका एक बिल्कुल स्पष्ट संबंध है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में जो चल रहा है उस पर टिप्पणी की है। बाकी किसी की और टिप्पणी हो, सही हो गलत हो, बाकी सब केसेस की चर्चा मैं क्यों करूँ यहाँ पे। मैं नहीं कह रहा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अवमानना का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। मेरी जनरल राय ये जरूर है कि कोशिश करनी चाहिए कि अवमानना के मुकदमे कम से कम चले। ये कोर्ट की प्रतिष्ठा के लिए। जितना आप सुप्रीम कोर्ट गली के अंदर उतर के उलझेगा उतना सुप्रीम कोर्ट छोटा होगा। जितना सुप्रीम कोर्ट खड़े होकर कहेगा हाँ आप मुझे गाली दे दीजिए, मुझ पर कोई असर नहीं होता, उतना सुप्रीम कोर्ट ऊंचा होगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट विचलित दिखाई देता है तो दिक्कत तो है। सुनील यदुवंशी जी कहते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्लीज एक्सप्लेन योर ओपिनियन और रिजर्वेशन इन जुडिशरी एंड ऑल्सो ऑन इंडियन जुडिशियल सर्विसेज। ये बिल्कुल अलग मुद्दा है सुनील भाई। मेरा इसमें ये कहना है कि
जुडिशरी का कॉम्पोजिशन वन साइडेड रहा है। इसके बारे में एक कमेटी बनी थी, करिया मुंडा कमेटी संसद की, जिसने स्पष्ट दिखाया था कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सोशली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ के बहुत कम लोग हैं, महिलाएं बहुत कम है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के अंदर। इन दोनों की संख्या बेहतर होनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। सीधा रिजर्वेशन इसका सॉल्यूशन है मुझे नहीं लगता, लेकिन कुछ जरूर निकालना चाहिए। जुडिशियल सर्विस जरूर होनी चाहिए लोअर जुडिशरी के लिए, और वहाँ पे रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, मैं उसके पक्ष में। परमेश्वरन कृष्णन कहते हैं, व्हेन सच इज द ट्रूथ ऑफ जजेस व्हाट वैल्यू इज द कंटेम्प्ट। गहरा सवाल पूछा कृष्णन साहब आपने। कंटेम्प्ट तो तभी होती है जब इज्जत होती है, और मुझे लगता है कि टुडे इज द टाइम फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू रीगेन दैट ऑनर, नॉट द टाइम टू पनिश अदर्स। Everyone in this country is asking questions. These are difficult questions. It's time to answer those questions rather than get after people who are criticizing the court. Kuruvilla Abraham says, where the integrity is compromised, what is the scope for contempt proceedings? I agree with you, Kuruvilla Saab. This is clearly from Kerala. That is what is being asked today in the Supreme Court. Is the integrity compromised? That is the big question. And Prashant Bhushan filed these affidavits which have demonstrated some very inconvenient facts. And he has backed every single thing with documentary evidence. That has to be responded to. Otherwise, contempt proceedings would have no meaning. Contempt proceedings have meaning only when people trust and believe that the court is above these things. When the court's own integrity is in question, punishing people for contempt is not going to get you anything. राकेश कुमार, सर हूँ आपके साथ कैसे जुड़े? बहुत अच्छी बात है भाई, आप इस अभियान में जुड़े। सबसे सिंपल चीज़ तो ये कीजिए, प्रशांत जी के जो एफिडेविट है इसको ट्रांसलेट करके जनता के बीच में बांटिए। मैं भी इस पे लेख लिखूंगा, जनता को पता तो होना चाहिए कि क्या कुछ हुआ है। और इसके अलावा हमें ये करना चाहिए कि आप अगर स्वराज अभियान से जुड़ना चाहते हैं, स्वराज इंडिया से जुड़ना चाहते हैं, अपना डिटेल्स, आप में से कोई भी साथी इस कैंपेन में जुड़ना चाहता है, इस इनबॉक्स में अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेज दीजिए, हम आपको कन्फर्म करेंगे। एडवोकेट अर्चना रायबरेली से, वैसे एडवोकेट अर्चना खुद अपने आप में इतनी हिम्मती और क्रांतिकारी एडवोकेट हैं। आपने जो प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट में करते हैं वो अर्चना जी रायबरेली और उत्तर प्रदेश के कोर्ट में करती हैं। आपके हिसाब से असली देशद्रोही या बेईमान जज कौन है, या आपके हिसाब से असली देशद्रोही यह बेईमान जज है? मैं सोच रहा हूं कि शायद ये क्वेश्चन किसी एक जज के बारे में नहीं है, क्योंकि मैं किसी एक जज के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। यहाँ मैं समझता हूं कि न्यायपालिका के मामले में जो जज, जैसे मैंने बताया जस्टिस भरूचा के बारे में बताया, जस्टिस वर्मा के बारे में बताया, जस्टिस वेंकट चलैया के बारे में बताया, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में आके ये प्रतिष्ठा कायम की कि हाँ ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये किसी भ्रष्टाचार से ऊपर है, इस आदमी को आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, इस आदमी पे आप दबाव नहीं दे सकते, इसको आप पैसा नहीं दे सकते, लालच नहीं दे सकते, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को ऊंचा किया। वो सच्चे देशभक्त थे। जो लोग सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंदिर का इस्तेमाल अपनी व्यक्तिगत खुंदक के लिए करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करते हैं, वो इस देश के साथ द्रोह करते हैं, क्योंकि देश को बचाने का काम सुप्रीम कोर्ट का है। और बेईमान कौन जज है, कौन ईमानदार है, उसका फैसला केवल सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। मैं बेईमान हूं या नहीं इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को जनता ईमानदार समझती है बेईमान, ये फैसला तो जनता करेगी। जज कुछ भी कर ले, आप किसी का गिरेबान पकड़ के उसको ये नहीं कह सकते मुझे ईमानदार बताओ, मेरी इज्जत करो, मेरा सम्मान करो, ये तो नहीं कर सकते ना। पीयूष सिंह और आप कह रहे हैं क्या कानून व्यवस्था बहुत ही भ्रष्ट है? पीयूष भाई, मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार की बीमारी जो पूरे देश में है वो कानून व्यवस्था और जुडिशरी उससे मुक्त नहीं है। ये बात जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कही, कई जजेस कह चुके हैं। नीचे के कोर्ट्स के बारे में तो हम क्या क्या कहानियां सुनते ही रहते हैं। और ये जो पूरी कमेटी ऑन जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी है, उस कमेटी ने बार बार बताया कि अब ये बीमारी हायर कोर्ट्स में पहुंच चुकी है।
इसीलिए प्रशांत जी ने वो इंटरव्यू दिया था, इसीलिए वो एफिडेविट दिया है, ताकि इसकी सफाई हो सके। रमेश सुथा, ज्ञान झा जी, हम कैसे सहयोग कर सकते हैं? मैंने कहा आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ छोड़ दीजिए। अश्विन अय्यर, डेमोक्रेसी हैज बिकम ए फार्स व्हेन पॉलिटिशियंस आर नॉट गुड लेजिस्लेटर्स, दे जस्ट वांट टू रूल ओवर अस। Don't you think presidential democracy will be a boon to us? No sir, Ashwin Iyer bhai, I don't think presidential democracy is a boon. अगर आपको दे लगता है ऐसा, just look at Latin America. Latin America has presidential democracy and all the corruptions that we have been talking about are routinely taking place in Latin America. इसका तो solution नहीं है। रमेश सुथार कहते हैं हमारे देश में भ्रष्ट लोक सेवक को भ्रष्ट कहना अपराध है। सुथार भाई, अगर आप उसके साथ एविडेंस दे, गंभीरता से कहें, तब तो अपराध नहीं होना चाहिए। ये फैसला हो जाएगा इस महीने के आखिर तक लगता है। अनुराग यादव, प्रशांत भूषण सर के पीछे वर्तमान सरकार की भूमिका संदिग्ध क्यों है? सिर्फ वर्तमान सरकार की नहीं भाई, पिछली सरकार भी बड़ी परेशान थी। पिछली सरकार ने भी बहुत कोशिश की थी प्रशांत भूषण को फंसाने की। सब सरकारें सोचती हैं, क्योंकि कोई आदमी जो सच बोले और जो झुके ना, डरे ना, लालच में ना आए, दबे ना, तो सबको लगता है कि ये कांटा किसी तरह से निकल जाए। प्रशांत भूषण बोफोर्स पे बोला, प्रशांत भूषण 3G पे बोला, 4G पे बोला, कोल स्कैम पे बोला, सब पे बोला। तो ये कहना कि सिर्फ मोदी सरकार के पीछे है, ये तो सिर्फ बोलने वालों की बात है। प्रशांत भूषण ने सब बोला, पिछली सरकारें भी परेशान थी, आज भी परेशान। दिनेश सैनी, व्हाट इज द रेमेडी फॉर पॉइजियस रिलीजियस डिसहार्मनी? सैनी साहब आज का विषय नहीं है, बाद में बात करेंगे इस पे। अमित उपाध्याय जी, What is the reason for decline of credibility of Supreme Court? कई कारण है अमित भाई, लेकिन देखिए सबसे बड़ा कारण ये है कि एक एवरेज व्यक्ति को ये महसूस नहीं होता कि मुझे सुप्रीम कोर्ट में जाके न्याय मिलेगा। या तो लगता है कि तारीखें लगेगी, पता नहीं 10 साल 15 साल लग सकता है। ये लगता है कि बड़े वकील को जो करोड़ों में फीस लेते हैं, उस वकील को खड़ा करूंगा तब तो कोर्ट में सुनवाई होगी, नहीं तो सुनवाई नहीं होगी। या ये लगता है कि सुनवाई हुआ कि भी न्याय नहीं होगा। इसके कारण कोर्ट की स्थिति जो हो रही है, और आज जो लोग शीर्ष पे हैं वो इसका खुला इस्तेमाल कर रहे हैं। सच कहना कंटेम्प्ट कैसे? एडवोकेट अर्चना राय बरेली जी, अर्चना जी बिल्कुल सही सवाल आप पूछ रही हैं। भाई सच कहने में कंटेम्प्ट कैसे हो सकती है? कंटेम्प्ट तो तब है ना, अगर मैं बेईमान हूं और अर्चना खड़ी होकर कह रही है योगेंद्र बेईमान है, इसमें कंटेम्प्ट क्या? कंटेम्प्ट तो तब होगा अगर मैं बेईमान ना हूं, अर्चना झूठ बोल रही है, उन्हें पता है कि वो झूठ बोल रही है और मुझे बदनाम और मेरी सुप्रीम कोर्ट की मानना कम करने की नीयत से झूठ बोल रही है, जानते हुए कि वो झूठ बोल रहे हैं, तब तो कंटेम्प्ट होती है। नहीं तो कैसे कंटेम्प्ट हो सकती है? विजय कुमार भास्कर जी, क्या पूरी दुनिया में इस तरह की न्याय व्यवस्था है जहां जज इतने भ्रष्ट हैं? क्या जस्टिस लोग जगमोहन लाल सिन्हा से नहीं सीख पाते हैं? बहुत सुंदर आपने नाम लिया, जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा। याद करना चाहिए जस्टिस खन्ना, जिन्होंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के दौरान हिम्मत से खड़े होकर वो जजमेंट दिया था। जस्टिस खन्ना की तस्वीर इस देश के हर कोर्ट में लगनी चाहिए। जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा, जिन्होंने रिस्क लेके सब कुछ किया, ऐसे जज हैं हमारे पास। तो सारे जज बेईमान नहीं है भाई, सारे, अधिकांश भी मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो हैं वो क्यों हैं और जो हैं वो लोग ऊपर कैसे चढ़ पाते हैं, इसके बारे में जांच होनी चाहिए। सवाल तो ये है, असली सवाल ये नहीं प्रशांत भूषण क्या बोल रहा है, सवाल ये है कि वो इतना कड़वा सच क्यों है जिसके बारे में प्रशांत भूषण को बोलने को मजबूर होना पड़ रहा है। दिनेश सैनी जी, जुडिशरी इज ए नेटवर्क ऑफ नेपोटिज्म, इज इट राइट? सैनी भाई, ये बातें मैं सुनता हूँ, जजेस अपनी अपॉइंटमेंट खुद करते हैं और उसमें कितने भाई भतीजे आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, इसकी बहुत शिकायतें हैं और जजेस को कोई तरीका निकालना चाहिए। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद जो कोर्ट्स में चलता है, फला जज अगर कोर्ट में होंगे तो फला वकील की सुनी जाएगी क्योंकि उनका भांजा भतीजा है, जो कुछ भी है, ये बातें होती हैं और ये बहुत दिक्कत की बात है। राधे श्याम जी कहते हैं भारत ही नहीं दुनिया के वकीलों और न्यायाधीशों की निगाह इस मामले पर है, क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सबका सम्मान बचा पाएगा? ये आपने सही सवाल पूछा है। सवाल प्रशांत भूषण के मान सम्मान का नहीं है, सवाल सुप्रीम कोर्ट के मान सम्मान का है। शंभाजी गायकवाड़ पूछ रहे हैं, डू यू थिंक कॉलेजियल सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट इज द रीजन फॉर करप्शन? ये जो जुडिशियल कमेटी ने कहा था, कमेटी जिसके प्रशांत जी कन्वीनर रहे थे, उन्होंने यही कहा था कि ये अपॉइंटमेंट का तरीका सही नहीं है, लेकिन सरकार का तरीका भी तो ठीक तरीका नहीं है। उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कमीशन की मांग की थी, लेकिन अब तो जिस तरह से सरकार ने लोकपाल के साथ कर लिया है, उसमें तो उम्मीद नहीं बचती है। अंत में एक ही बात मैं कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेवारी
संविधान को बचाने की जिम्मेवारी, संवैधानिक संस्थाओं के बचाने की जिम्मेवारी सिर्फ तंत्र की नहीं, लोक की होती है। गणतंत्र का मान गण बचाता है। गण मतलब आप और मैं। जब इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने घुटने टेक दिए थे और जस्टिस चंद्रचूड़, ये वाले नहीं, इनके पिताजी, उन्होंने बाद में कम से कम सार्वजनिक माफी मांगी थी, कहा था कि नहीं हम लोग डर गए थे उन दिनों। आज सुप्रीम कोर्ट फिर अगर घुटने टेकता है तो जैसे इमरजेंसी में सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को नहीं बचाया था, जनता ने बचाया था, उसी तरह से अगर आज फिर इस देश में लोकतंत्र का गला घोंटने की कोशिश होती है, अगर फिर सुप्रीम कोर्ट उसका एक हिस्सा बनता है, तो फिर जनता को बचाना होगा, हमें आपको। इसमें त्याग होगा, बलिदान होगा, कई लोगों को जेल जाना पड़ सकता है, कौन जाने प्रशांत भूषण को जेल जाना पड़ जाए, लेकिन इतिहास इन्हें हीरो की तरह याद रखेगा। जिन्हें लोकतंत्र बचाने के लिए जेल में जाना पड़े वो हमारे देश के इतिहास के हीरो बनेंगे। उम्मीद है ये बात सुनने वाले आप में से कई लोग। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।